फिर हमें प्रीस्ट का कैंप का सीन दिखाया जाता है जहां वो फादर और वो बच्चा प्रेयर कर रहे होते हैं और गॉड से कह रहे होते हैं कि प्लीज हमें लाइट बनकर गाइड कीजिए ताकि हम हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलें। फिर वो बच्चा देखता है अचानक से फादर कांपने लगते हैं क्योंकि गॉड के सामने ऑफर किया गया पानी का प्याला हिलने लगता है और अचानक से उस प्याले में डार्कनेस निकलना चालू हो गया था जिसे देखकर वो फादर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जो जगह थोड़ी देर पहले पूरी तरह से शांत था उस जगह पर अचानक से कोहरा छाना चालू हो गया था क्योंकि वहां पर वो भूतिया औरत आ चुकी थी जो अपने धीरे धीरे कदमों को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मेरा बच्चा, आखिर मेरा बच्चा कहाँ है। फिर हमें उसी नदी का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक अनडेड गोथे के ऊपर अटैक कर देते हैं जिसे देखकर गोथे बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर अचानक से उस अनडेड के बीचों बीच एक लाइन आ जाती है और ब्लेड उसे दो टुकड़ों में काट देता है। फिर ब्लेड कहता है ये काफी ज्यादा है। फिर उसके तरफ अनडेड चिल्लाते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन ब्लेड अपने स्वॉर्ड को जोर से पकड़ता है और उन्हें गाजर मूली की तरह काटते हुए आगे बढ़ जाता है। फिर गोथे रोते हुए कहता है तुम सही समय पर आ गए, नहीं तो मैं अभी तक मर गया होता। फिर ब्लेड चिल्लाते हुए कहता है खड़े हो जाओ और इस पेयर को पकड़ के फाइट करो, पर गोथे के तो पहले से ही फटी होती है इसलिए वो कहता है मैं ये नहीं कर सकता। इस वजह से ब्लेड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर सिस्टम कहता है तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, एक डायरेक्शन को चुनो और उस जगह से भागने की कोशिश करो। फिर ब्लेड कहता है मैं आगे नहीं जा सकता, क्या सर जैगर ठीक होंगे। फिर हमें जैगर को दिखाया जाता है जो अनडेड को गाजर मूली की तरह काट रहा होता है लेकिन अनडेड की संख्या ज्यादा होने की वजह से जैगर को भी फाइट करने में दिक्कत होता है और ऐसे कई लोग उसके चपेटे में आ जाते हैं जो उनका शिकार बन जाते हैं। फिर जैगर सोचता है ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, ये एक ट्रैप है, मतलब किसी ने पहले से ही इसका प्लान बनाया था। मुझे नहीं पता वो कौन है जिसने ये किया, लेकिन इससे साफ साफ पता चलता है कि उनका टारगेट कौन है। फिर जैगर अपने वर्ल्ड को एक्टिवेट करता है और अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है। वो अपने स्वॉर्ड में ऑरा को फ्यूज करते हुए सोचने लगता है मेरे पास इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं हेसिटेट कर सकूं। फिर वो अनडेड जैगर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन जैगर इसके लिए पहले से तैयार होता है। फिर उन अनडेड के ऊपर कट का लाइनिंग दिखाया जाता है और वो अनडेड पलक झपकते टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और यहाँ पर जैगर उन अनडेड को बहुत ही तेजी से काट रहा था जिसे देखकर एक पर्सन कहता है सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाओ, जब तक सर जैगर है तब तक हमें कुछ भी नहीं होगा। फिर जैगर चिल्लाते हुए कहता है स्वार के ब्लेड अब तुम्हारी बारी है, जो तुमने सर जैगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसे निभाने की। जिसे सुनकर ब्लेड कहता है सर जैगर मुझे करना क्या है। फिर जैगर कहता है जल्दी से कैंप में वापस जाओ और जितना हो सके इसे रोकने की कोशिश करना, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें सर जैगर को बचाना होगा। फिर ब्लेड कहता है ठीक है सर जैगर मैं जा रहा हूँ। फिर ब्लेड वहाँ से जाने लगता है और गोथे को कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। फिर गोथे कहता है कैप्टन मेरे लिए रुको। फिर जैगर मन ही मन कहता है मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि सर जोसेफ सही सलामत हो। फिर तभी उसके पीछे एक पर्सन आता है जिसके तरफ जैगर अटैक करता है लेकिन वो उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है और जैगर उसे देखकर कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने आने में काफी देर कर दिया। रॉड्रिक जैगर के ऊपर अटैक कर देता है। फिर हमें जोसेफ के कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बुक को पढ़ रहा होता है। फिर अचानक से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है जो कहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, जल्दी से मेरे साथ आओ। फिर जोसेफ सोचने लगता है बाहर क्या हुआ है, क्या किसी ने हमारे ऊपर अटैक किया है। फिर उसके पास एक पर्सन दौड़ते दौड़ते आता है और कहता है सर जोसेफ। फिर जोसेफ कहता है बोर्डन बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है, पर बोर्डन कुछ भी नहीं बोलता। फिर जोसेफ गुस्से से कहता है मुझसे ये मत कहना कि तुम बाहर के सिचुएशन को देखे बिना सीधा मेरे पास आ गए। फिर वार्डन घबराते हुए कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर जोसेफ चिल्लाते हुए कहता है तो क्यों तुम्हारे हाथों में स्वॉर्ड नहीं है। फिर वार्डन जब अपने म्यान की तरफ देखता है तो उसके म्यान में स्वॉर्ड नहीं होता है। फिर जोसेफ कहता है अगर तुम्हारे जगह मैं होता तो मैं अपने आप को ही फांसी लगा लेता। वार्डन अपने सिर को झुका के माफी मांगने लगता है।
तभी फादर दूसरे नाइट के साथ आ जाते हैं। फिर तभी जोसेफ फादर को देखते हुए कहता है, क्या आपको पता है कि यहाँ क्या हो रहा है? फादर कहते हैं, ये एक एविल पावर है, जरा तुम इसे देखो, ये एक बाइबल है जिसे होली इंक से बनाया गया है। फिर उसे देखकर जोसेफ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है, बाइबल में लिखा हुआ हर एक शब्द इस तरह से हिल रहा है जैसे किसी तूफान में कोई पत्ता हिलता है। इसका मतलब ये है कि ये कोई मामूली चीज नहीं है। फिर जोसेफ कहता है, क्या इसे रोकने का कोई तरीका है? फिर फादर कहता है, मैं कोई एग्जॉर्सिस्ट नहीं हूँ तो इसे मैं रोक नहीं सकता। मैं अपने डिवाइन पावर से सिर्फ तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि वो तुम्हारे पास नहीं आ पाए, पर जिस तरीके का ये एविल पावर है मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ खास मदद कर पाऊंगा। फिर जोसेफ कहता है, अच्छा ऐसी बात है, और वो मन ही मन सोचने लगता है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नाइट नहीं है जो अपनी खुद के वर्ल्ड को बना सकता है, पर जो मेरे सामने है केवल वही मेरे ऑप्शंस हैं। फिर वो नाइट्स और फादर के साथ कैंप के बाहर आ जाता है, और वो जैसे ही बाहर आता है वो सामने देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने की तरफ कोहरा होता है, जिस कोहरे से लोग इफेक्ट हो जाते हैं, और वो चिल्लाने लगते हैं कि मैं तुम्हारा बच्चा नहीं हूँ। फिर जोसेफ अपने नाक को रुमाल से ढक लेता है और कहता है, फादर क्या आप जानते हैं कि क्या हो रहा है? कहीं ये सब इस कोहरे के वजह से तो नहीं हो रहा है? फिर फादर कहते हैं, एक चीज तो श्योर है कि ये कोहरा कोई मामूली कोहरा नहीं है। फिर जोसेफ कहता है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। तभी उन्हें अचानक उस भूतिया औरत की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मेरा बच्चा कहाँ है? और उस आवाज को सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर उस कोहरे के बीच से वो भूतिया औरत निकलती है, जिसे देखकर फादर, बाकी के नाइट्स और जोसेफ भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो भूतिया औरत उसी कोहरे में आगे बढ़ने लगती है। फिर वो भूतिया औरत अचानक से रुक जाती है और मुड़ के अपने डरावने फेस के साथ जोसेफ की तरफ देखने लगती है, और उस भूतिया औरत को अपने तरफ देखकर उन लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। फिर वो भूतिया औरत बहुत ही क्रीपी स्माइल करते हुए कहती है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मेरे बच्चे। और वो जोसेफ की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर जोसेफ के भी पसीने छूटने लगते हैं। भूतिया औरत जोसेफ की तरफ हाथ को आगे बढ़ाती है, लेकिन सामने की तरफ एक बैरियर बन जाता है और उसके हाथ को रोक देता है, और उस बैरियर की वजह से उसका हाथ जलने लगता है, और वो कहती है, मेरा बॉडी, मेरा बच्चा। फिर दिखाया जाता है फादर और उनके साथ वाला बच्चा दोनों मिलकर इंचेंटिंग करते हैं, जिसके वजह से उनके सामने एक बैरियर बन जाता है। फादर ने कुछ समय के लिए तो बैरियर बनाकर इसे रोक लिया था, लेकिन वो भी जानते हैं कि इसे ज्यादा समय के लिए रोका नहीं जा सकता है। फिर जोसेफ सोचने लगता है, इस चीज का सवाल ही पैदा नहीं होता कि जगर भी इसका सामना कर पाता। केडिन और मैक्सिन जरा सा भी काबिल नहीं थे, इसलिए वो इतना जल्दी हार गए, और वो भूतिया औरत मेरा बच्चा कहकर बैरियर को तोड़ के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। फिर जोसेफ सोचने लगता है, ये एक कर्स है, और जिसने भी ये कर्स लगाया है वो मुझे निशाना बनाना चाहता है। तो ऐसा कौन है जो मुझे निशाना बनाना चाहता है? और इस वजह से वो काफी गुस्सा और परेशान भी होता है। फिर अचानक फादर के साथ इंचेंटिंग करने वाला बच्चा खून खांसने लगता है, जिस वजह से वो बच्चे इंचेंटिंग करना रोक देता है और घुटने के बल बैठ जाता है, जिसे देखकर फादर कहते हैं, तुम्हारी हालत ठीक तो है ना? लेकिन इस वजह से बैरियर कमजोर हो जाता है और वो भूतिया औरत अपने हाथ को उसके पार कर देती है, जिस वजह से वो रोने लगा था, पर वो फिर से इंचेंटिंग करना चालू कर देता है, जिस वजह से बैरियर स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो उस भूतिया औरत को पीछे की तरफ धकेल देता है। उसे देखकर जोसेफ सोचने लगता है, प्रीस्ट भी इतनी जल्दी लिमिट पर आ गए हैं, वो लोग अपनी इंचेंटिंग को कभी भी रोक सकते हैं, इसलिए हम लोग के पास सुबह का इंतजार करने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। पर जोसेफ सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उस भूतिया औरत के पीछे से ब्लेड बहुत तेजी से आ रहा होता है, और उसे आता देख वो भूतिया औरत भी उसे देख लेती है, पर ब्लेड रुकता नहीं है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिस्टम कहता है ये कर्स से बनी है, इसलिए कोई भी मामूली तलवार इसे नहीं काट सकती। ब्लेड कहता है, तो हमें क्या करना चाहिए? सिस्टम कहता है, क्या तुम ऑरा का यूज कर सकते हो? ब्लेड कहता है, ये तुम किस तरह का मजाक कर रहे हो? सिस्टम कहता है, मेरे पास एक और तरीका है। फिर ब्लेड कहता है, क्या तरीका है? सिस्टम कहता है, अगर तुम अपने बॉडी को कुछ समय के लिए मुझे दे देते हो तो मैं ऑरा का यूज कर सकता हूँ। फिर ब्लेड कहता है, क्या ये चीज पॉसिबल भी हो सकता है? फिर
सिस्टम कहता है मुझे अच्छे से पता है और मैं ऑरा का यूज भी कर सकता हूँ। फिर सिस्टम कहता है अगर मैं तुम्हारे बॉडी को कंट्रोल करने में कामयाब भी हो गया फिर उसके बाद तुम बिल्कुल भी हिल नहीं पाओगे, तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि तुम ये मत करो। फिर ब्लेड कहता है अगर मैं उसे नहीं मार पाया तो वो मुझे मार देगी। सिस्टम कहता है यही एक शॉर्ट का रास्ता होता है, अगर तुम उसे नहीं मारते तो वो तुम्हें मार देगा। फिर ब्लेड कहता है ठीक है इसे करते हैं। फिर सिस्टम कहता है तुम सच में इसके लिए तैयार हो? ब्लेड कहता है मैंने जोसेफ से वादा किया है, अगर मुझे कुछ चाहिए तो उसके बदले मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। मुझे अपने आप को उसके ऊपर डिवोट करना होगा, लॉयल्टी के लिए नहीं बल्कि भरोसे के लिए। डिवोट मतलब अपने आप को समर्पित करना। फिर सिस्टम कहता है मैं तुम्हारे चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्लेड भूतिया औरत के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था और वो भूतिया औरत भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी ब्लेड के अंदर सिस्टम इंटर कर जाता है और कहता है तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी। फिर ब्लेड अपनी आंखें बंद करता है। फिर जैसे ही सिस्टम ब्लेड के अंदर सक्सेसफुली इंटर कर जाता है उसके अंदर एक अजीब सी बिजली दौड़ने लगती है। सिस्टम कहता है यही है वर्ल्ड की आवाज। फिर ब्लेड जैसे ही अपने आंखों को खोलता है उसके आंखों से ऑरा रिलीज होने लगता है। फिर वो अपने स्वॉर्ड में ऑरा को फ्यूज करके रिलीज करने लगता है और इसका प्रेशर बहुत ज्यादा था जिसका असर उस भूतिया औरत के ऊपर भी हो रहा था। फिर ब्लेड बिना देरी किए हुए बहुत ही तेजी से उसके पास जाता है और एक खतरनाक स्वॉर्ड स्ट्राइक उसके आर पार कर देता है जिससे वो दो टुकड़ों में बढ़ जाती है और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। और उसे देखकर फादर, फोर्डन और जोसेफ भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ब्लेड के पास से अभी भी ऑरा रिलीज हो रहा था। फिर वो घुटने के बल गिर जाता है और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे ऑरा यूज करने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द दे रहा था, जिसे देखकर जोसेफ कहता है ब्लेड क्या तुम ठीक हो? पर ब्लेड की हालत इतनी खराब होती है कि वो अपने सिर को भी नहीं उठा पाता, जिसे देखकर जोसेफ सोचने लगता है उसने अभी अभी डेफिनेटली ऑरा का यूज किया। मुझे नहीं पता कि उसने ऑरा की यूज कैसे किया लेकिन उसके वजह से उसकी कीमत उसे अभी चुकानी पड़ रही है। पर वो भूतिया औरत दो टुकड़ों में कट के जमीन पर गिर जाती है फिर भी वो हार नहीं मानती और वो मेरा बच्चा कहते हुए ब्लेड के पास जाने लगती है। पर ब्लेड इतना ज्यादा दर्द में था कि वो हिल भी नहीं पाता। ये देखकर जोसेफ उसे बचाने के लिए उसके तरफ चले जाता है और वहां जाकर जोसेफ अपने कंधे का सहारा देकर ब्लेड को उठाने लगता है। पर वो भूतिया औरत उनके बहुत पास आ गई थी और वो जोसेफ के पैर को पकड़ लेती है जिस वजह से जोसेफ भी घुटने के बल आ गया था। फिर जोसेफ मन ही मन सोचने लगता है ये वीकलिंग, मैं तो इतना कमजोर हूँ कि मैं इसके हाथों से भी नहीं निकल सकता। फिर तभी वहाँ वार्डन आता है और जोसेफ को उठाते हुए कहता है सर जोसेफ मुझे ऐसे करने के लिए माफ कर दीजिए। फिर वो जोसेफ और ब्लेड दोनों को हवा में उछाल देता है जिसे देखकर वो भूतिया औरत चिल्लाने लगती है और वो दोनों जाकर सीधा फादर के पास गिरते हैं। फिर जोसेफ कहता है भले ही ये मेरा पहली बार था लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम मेरी तरफ हो। फिर वार्डन भी चिल्लाते हुए कहता है थैंक यू सर जोसेफ। फिर ब्लेड अपने स्वॉर्ड को पकड़ता है और फादर के पास जाते हुए कहता है प्लीज फादर ये स्वॉर्ड को ब्लेस कर दीजिए, हम इस औरत को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। फिर फादर कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो ब्लेड से स्वॉर्ड लेते हैं और अपने हाथों में कट लगाकर उस स्वॉर्ड के ऊपर अपने ब्लड को लगा देते हैं। फिर फादर वो स्वॉर्ड को देते हुए कहते हैं अब ये स्वॉर्ड मेरे ब्लड से ब्लेस्ड हो चुका है। फिर ब्लेड फादर से उस स्वॉर्ड को लेता है और उस भूतिया औरत को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर वो उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है और वो भूतिया औरत कहती है प्लीज मुझे मेरा बच्चा लौटा दो, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। ब्लेड उसे देखकर मन ही मन सोचने लगता है भले ये कुछ ही समय के लिए था लेकिन मैंने उसे देखा था जब मैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब गया था तो मैंने उसे देखा था। वो औरत कई सारे औरतों के साथ एक अंधेरे प्रिजन में कैद थी और उसके सामने उसका बच्चा ठंडे जमीन पर मरा पड़ा था और वो चिल्लाते हुए कह रही थी प्लीज मुझे मेरे बच्चे को वापस लौटा दो। वो अपने बच्चे को सिर्फ एक बार पकड़ना चाहती थी जो उसके आंखों के सामने ठंड की वजह से मर गया था।
तो ये है उस औरत की वो डरावनी यादें। फिर ब्लेड अपने शॉट को उठाते हुए उदास मन से सोच रहा होता है, तुमने बहुत कुछ सह लिया, मैं उम्मीद करता हूँ भगवान तुम्हें शांति देंगे। और उस भूतिया औरत के मरने से पहले उसके आखिरी शब्द होते हैं, मेरा बच्चा कहाँ है। फिर ब्लेड अपने शॉट से उस भूतिया औरत को मार देता है। फिर दिखाया जाता है पहले जो चेहरा बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा था वही चेहरा नॉर्मल हो जाता है और अपने आंसू भरे आंखों से कहती है, मेरा बच्चा कहाँ है। और ये बोलते ही वो अपना दम यहीं पर तोड़ देती है। और उस उगते हुए सूरज के रोशनी के बीच ब्लेड ऐसे लग रहा था जैसे कि वो उसके लिए प्रेयर कर रहा हो। फिर हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ब्लैक मैजिशियन होता है और उसके पास एक ब्लैक ऑरा होता है, जिसे देख के वो ब्लैक मैजिशियन स्माइल कर रहा होता है और वो ब्लैक ऑरा अचानक से धीरे धीरे करके गायब हो जाता है। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि उस औरत को कर्स करने वाला यही ब्लैक मैजिशियन है और सारा की आधारा इसी का है। और वो ब्लैक मैजिशियन सोचने लगता है ये कैसे हो सकता है, क्या उसे किसी ने मार दिया है, लेकिन वो कौन हो सकता है। उन्होंने तो कहा था कि सिर्फ नाइट ही ऑरा का यूज कर सकते हैं। फिर उसके पीछे जगर आ जाता है जो अपने ऑरा को रिलीज कर रहा था और वो कहता है, तो तुम यहाँ पर हो छिपे हुए चूहे जो उन पपेट को कंट्रोल कर रहा था। और उस ऑरा को महसूस करके ब्लैक मैजिशियन बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर जोसेफ कहता है, तो क्या ये वही है जो उस अंधेरे में उन्हें कंट्रोल कर रहा था। फिर जैगर कहता है, देखकर तो यही लगता है। फिर जैगर एक चेस्ट को दिखाते हुए कहता है, और ये वही कर्स ऑब्जेक्ट है जिसे पिछली रात को वो औरत ढूंढ रही थी। अब ये चेस्ट खुद उस बच्चे का कॉफिन बन चुका है। फिर जोसेफ कहता है, इसे प्रीस्ट के हाथों में दे दो, जब हम वारना पहुंचेंगे तो हम इस मामले की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर जोसेफ कहता है, हमारा एक्सपेडिशन पूरे तरह से फेल हो गया है। जैगर कहता है, मैं भी इस चीज के लिए काफी शर्मिंदा हूँ। जोसेफ कहता है, फिर भी हमारे कदम रोशनी में ही रखे हुए हैं। फिर जैगर कहता है, क्या वो लड़का आपके कुछ काम आया। जोसेफ कहता है, लगता है मैंने उसे ढूंढ लिया है जो मुझे स्वॉर्ड के बदले रिप्लेस करेगा। वो लड़का एक ऐसा स्वॉर्ड्समैन है जो आगे चलकर सबसे ज्यादा चमकेगा। फिर ब्लेड को दिखाया जाता है जो हैरान होते हुए कहता है, क्या मैं यहाँ 3 दिन से बेहोश पड़ा था। फिर सिस्टम कहता है, हाँ, तुम्हें अगली बार सावधान रहने की जरूरत है। मुझे नहीं पता था कि इसे यूज करने के बाद तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर ब्लेड कहता है, मुझे लगा था कि ये मामला सुलझने के बाद हम वापस चले जाएंगे। फिर सिस्टम कहता है, वो लोग तुम्हारे रिकवर होने का इंतजार कर रहे थे और जोसेफ नाम का वो पर्सन, उसे तुम्हारे बारे में काफी चिंता था। फिर वो अपने स्वॉर्ड को पकड़ता है और कैंप से बाहर निकलता है। फिर वो सामने देखकर कहता है, ऐसे लगता है सभी लोग जा चुके हैं, जो यहाँ हुआ है उसके बाद यहाँ कौन ही रुकना चाहेगा। फिर गोते काफी खुश होते हुए ब्लेड के पास आता है और कहता है, कैप्टन क्या आप ठीक हैं? मुझे आपको सही सलामत देखकर बहुत खुशी हुई। फिर ब्लेड कहता है, देखो वो लड़का जो डर के मारे सबसे पहले भाग रहा था वही सबसे ज्यादा लंबे समय तक यहाँ रुका हुआ है। फिर गोते कहता है, बिल्कुल, जब तक वो वापस चले नहीं जाते जो भी यहाँ रुकेगा उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा। तुम्हें पता है जब तुम बेहोश थे तो तुम घोड़े की सवारी तक नहीं कर पा रहे थे, तब मैं तुम्हें अपने कंधे पर उठाकर कैंप तक लेकर आया था और वो लोग कह रहे थे वो नाइट के लिए काफी खतरा है, इसलिए तुम्हें इसके बदले मुझे कुछ न कुछ अच्छा देना होगा। फिर ब्लेड कहता है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। गोते कहता है, सर जैगर ने मुझे कहा था जैसे ही आप होश में आओ मुझे उन्हें रिपोर्ट करना है और सर जोसेफ भी वही हैं तो आप उनसे मिलने के लिए जा सकते हो। फिर ब्लेड कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और पीछे से गोते कहता है, उन्हें मेरे बारे में जरूर बताना। ब्लेड कहता है, हे भगवान, इसे कोई चुप कराओ। फिर हमें जोसेफ का कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोसेफ एक वाइन को गिलास में डालते हुए कहता है, क्या तुम इसे ड्रिंक करते हो। फिर ब्लेड कहता है, मैं इसे पी सकता हूँ, मैं इससे पहले बार में काम करता था पर मैंने इससे पहले कभी पिया नहीं है। फिर जोसेफ कहता है, लेकिन ये ड्रिंक नोबल लोगों की ड्रिंक है। पहले तो मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ, मेरा मतलब है कि तुम यहाँ से भाग भी सकते थे लेकिन तुम यहाँ से भागी नहीं। फिर ब्लेड कहता है, क्या हम दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। फिर जोसेफ कहता है, तुमने जो शपथ ली है वो भरोसे की थी ना कि लॉयलिटी की। जोसेफ ब्लेड को देखकर मन ही मन सोचने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ मुंह से कहे गए कुछ शब्दों का था, लेकिन इसके बावजूद भी इसने उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ा। ये एक ऐसा टैलेंटेड लड़का है जिसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। नहीं, ये एक ऐसा टैलेंटेड लड़का है जिसे मेरे पास होना ही चाहिए। फिर जोसेफ कहता है, अगर ऐसी बात है तो अब मेरी बारी है कि मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से को पूरा करूं, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा रिवॉर्ड दूंगा जो तुमने किया है वो उसके काबिल होगा।
होगा। फिर जोसेफ कहता है मैं बैजेट हाउस होल्ड का दूसरा बेटा, मैं तुम्हें फॉर्मली बैजेट हाउस होल्ड में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता हूँ। इस बात को सुनकर ब्लेड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें बाइजेट काउंटी को दिखाया जाता है जो वर्ना में होता है। जैगर कहता है मर्सनरीज को यहाँ से भेज दिया गया है। फिर जोसेफ कहता है तुमने काफी अच्छा काम किया, लेकिन एक्सपीडिशन का रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग है, इसलिए हमें 1-2 दिन और रुकना पड़ेगा। फिर जैगर ब्लेड को देख रहा था, पर ब्लेड तो इधर उधर घूर घूर के इस जगह को देख रहा था। फिर जैगर कहता है क्या ये तुम्हारा पहली बार है? फिर ब्लेड कहता है इस चीज से फर्क नहीं पड़ता मैं कहीं भी जाऊँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ वो मेरा पहली बार ही होता है। फिर जैगर कहता है तुम तो सच में एक कुएं के मेढक हो। जोसेफ कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम आज की छुट्टी ले लो और जाकर इस सिटी को घूमो। फिर जैगर कहता है तुम कहीं खो मत जाना बच्चे, और रात होने से पहले सिटी हॉल में वापस आ जाना। फिर ब्लेड कहता है ठीक है। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और जैगर को जाते देख ब्लेड मन ही मन सोच रहा होता है मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं तुमसे कितना ज्यादा नफरत करता हूँ। फिर सिस्टम कहता है ऐसा लगता है जैगर भी तुम्हें जोसेफ के जितना ही प्यार करता है। फिर ब्लेड कहता है अगर ऐसी बात है तो वो मुझे उस समय बचाने के लिए क्यों नहीं आया। खैर ये बात को छोड़ो, मुझे एक्सपीडिशन से अच्छा खासा पैसा मिला है, चलो देखते हैं इस सिटी में खाने के लिए क्या अच्छा मिलता है। अभी एक बच्चा उसके हाथ को पकड़ लेता है। उसे देखकर ब्लेड कहता है तुम तो वही फादर के साथ रहने वाले बच्चे हो ना। फिर वो बच्चा प्यारा सा इस्माइल के साथ प्यार से कहता है अगर आज आपको कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो फादर ने आपको बुलाया है। फिर ब्लेड कहता है क्या फादर ने मुझे बुलाया है? फिर वो लड़का ब्लेड को उस जगह के चर्च के पास ले आता है, जिसे देखकर ब्लेड कहता है ये चर्च सच में काफी सुंदर और काफी बड़ा है, गोवार में इतनी बड़ी चर्च तो होती भी नहीं है। वो बच्चा कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि बैजेट हाउस होल्ड का काउंट कैपिटल स्तुरमा है और उसका रिलीजियस सेंटर वर्ना है। फिर वो बच्चा कहता है आप अंदर वेट कीजिए, तब तक मैं फादर को बुलाकर लेकर आता हूँ। फिर ब्लेड गेट को पार करते हुए अंदर की तरफ जाने लगता है और वो जैसे ही अंदर की तरफ बढ़ने लगता है वो सामने की तरफ देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, क्योंकि सामने का नजारा सच में काफी अच्छा दिख रहा था। फिर ब्लेड अपने मन ही मन सोचने लगता है जब से मैंने अपना नाम प्रेइंग रहमान रखा है तब से मैंने कभी भी अच्छे से प्रेयर नहीं किया, मुझे अब ऐसे लग रहा है कि मैंने कोई पाप कर दिया है।